हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो भाई साहब, ये है हमारा वीडियो नंबर 4 ऑन लॉज ऑफ मोशन और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है ऑन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना लोन लोगे उतना EMI चुकाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऑन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ अवर छोटा सा लॉ और उसके बाद हम देखेंगे हाउ डज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जल्दी से हेडिंग दे दीजिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कह रहा है कि ऑन एवरी एक्शन फोर्स, ऑन एवरी एक्शन इज अ फोर्स। ठीक है, एक्शन कोई भी आप एक्शन कर रहे हो, है ना, एक्शन कर रहे हो मतलब एक्टिंग नहीं। जैसे मान लो कि मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ F, तो जितना फोर्स मैं व्हाइट बोर्ड पे लगा रहा हूँ F1, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स व्हाइट बोर्ड भी मुझ पे लगा रहा है एज अ रिएक्शन फोर्स। सो एक्शन रिएक्शन, इसलिए ना तो व्हाइट बोर्ड पीछे जा रहा है ना तो मैं पीछे जा रहा हूँ, बैलेंस्ड है ना। अब देखिए, ऑन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब क्या कि हर फोर्स, अगर कोई एक फोर्स एज एक्शन फोर्स बिहेव कर रहा होगा तो हमेशा उस फोर्स को एक रिएक्शन फोर्स भी रहेगा ही रहेगा। तो सिंगल आइसोलेटेड फोर्स जो होता है, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। The action and reaction always occurs in pair। लिख सकते हो आप साथ साथ में, occurs in pair on two different bodies equal in magnitude and opposite in direction ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको मैं समझा भी देता हूं। अपोजिट इन डायरेक्शन and hence they do not cancel out each other। अब इसका अर्थ देखो, मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे मान लो कोई दो स्पेरिकल बॉल्स हैं, एक बड़ा बना देते और एक थोड़ा सा छोटा बना देते। ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। ठीक है, ये आ रहे थे ऐसा स्मूथ सरफेस पे चल रहे थे। कौन से सरफेस पे बेटा? स्मूथ सरफेस पे चल रहे थे और आपस में आकर ये एक दूसरे से टकरा गए। क्या कर गए? टकरा गए। तो क्या होगा, जब एक दूसरे से टकराएंगे तो बॉल A B पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसको हम नाम देंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन B बिकॉज ऑफ A। और बॉल A B पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन B बिकॉज ऑफ A, और बॉल A पे B फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसका हम नाम दे देंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन A बिकॉज ऑफ B। अब देखो ये दोनों फोर्सेस, ये फोर्स कब आया बेटा? फोर्स एक्सर्टेड ऑन A बिकॉज ऑफ B कब आया? जब फोर्स एक्सर्टेड ऑन B ऑन A आया। मतलब जब A ने B के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट किया तभी B ने A के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया। व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन B बाय A, देन एंड ओनली देन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन B बाय A। तो एक ये हो गया, किसी एक को हम बोल देंगे बेटा एक्शन। कौन सा फोर्स हो जाएगा ये हमारा? एक्शन फोर्स। और ये दूसरा फोर्स फिर क्या हो जाएगा उसका? रिएक्शन। क्या हो जाएगा बेटा उसका? रिएक्शन।
तो देखो एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी भी एक बॉडी पे नहीं लगते और ये आइसोलेटेड नहीं होते। देखो सिंगल आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सिर्फ FAB है कि नहीं, FBA भी है। द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर, तो अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन आएगा ही आएगा ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। देखो ये जो फोर्स है बेटा ये बी पे लग रहा है ए के द्वारा, तो ये जो फोर्स है बॉडी बी पे लग रहा है, और ये जो फोर्स है ये बॉडी ए पे लग रहा है बी पे द्वारा, तो ये दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, जितना फोर्स ए रहेगा बेटा, जितना द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय ए ऑन ए बाय बी इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाय ए। इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन कैसे रहेंगे बेटा, अपोजिट। तो मैंने यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखा, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लिखता तो मुझे यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बेटा बी ए। अपोजिट इन डायरेक्शन एंड हेंस दे डू नॉट कैंसल आउट ईच अदर। फिर आप बोलोगे कि सर अगर ये दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है तो फिर ये कैंसल आउट हो जाएंगे क्या, बैलेंस्ड हो जाएंगे क्या? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल बॉडी पे लग रहे हैं। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एक ही बॉडी पे लगते तो कैंसल आउट होते, लेकिन ये कहाँ लग रहे बेटा, दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। वैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो कि ये हो गई हमारी अर्थ, क्या हो गई ये हमारी पैरिसी अर्थ। अर्थ पे जैसे हम यहाँ पे अभी खड़े हैं, ठीक है, अर्थ पे हम खड़े हैं, तो एक फोर्स वो होता है रेलगाड़ी झुक 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 झुक। एक फोर्स वो है बेटा जो हम धरती पे लगा रहे हैं, इसको अपन बोल देंगे FA जो कुछ भी, और एक वो फोर्स है जो धरती हम पे लगा रही है, तो इसको बोलेंगे अपन फोर्स FB। अब अगर इसका अपन बहुत सही से FBD बनाने की कोशिश करें तो ये अपन जब फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे तब हमको बनाना ही है। लेकिन जैसे मान लो एक वो फोर्स है, जैसे ये भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर ही है, एक वो फोर्स है जो हम धरती पे लगा रहे हैं नीचे, और ऑन कॉन्ट्रेरी धरती पे हम पे क्या लगा रही है बेटा, एक फोर्स लगा रही है जो ऊपर होता है। क्लियर है? तो अपन नॉर्मल रिएक्शन के डीप में यहाँ पे जाएंगे नहीं, बस एक्शन रिएक्शन पर मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। वैसे जैसे मान लो कि एक चार्ज ले लिया हमने यहाँ पे प्लस क्यू और एक चार्ज ले लिया हमने यहाँ पे माइनस क्यू। अब आपको पता है कि अगर दो चार्जेस है ना जिनका मैग्नीट्यूड जो कुछ हो, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स रहेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कौन सा रहेगा यहाँ पे, ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? अट्रैक्शन वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन वाला भी हो सकता है, रिपल्शन वाला भी हो सकता है, क्योंकि चार्जेस का नेचर कैसा बेटा, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा, अट्रैक्शन। तो जितने फोर्स से चार्ज ए को खींचा जा रहा है बी द्वारा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, उतना ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है फोर्स एक्सर्टेड ऑन टू बाय वन। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसे है इसकी, अपोजिट है। कैसी है डायरेक्शन, कैसे है इसकी, अपोजिट है। तो एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है और एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो दो अलग अलग बॉडीज पे दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक कहलाएगा एक्शन, एक कहलाएगा रिएक्शन। वैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट्स, एक का मास m1 मान लेते और एक का मास मान लेते बेटा m2। अब इनके बीच में क्या रहेगा, म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इनके बीच में कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड हमने कल ही देखा था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हालांकि हम ये पढ़ नहीं रहे, बस मैग्नीट्यूड से हमने इसको लिख दिया। तो जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है ये मैग्नीट्यूड का, उतने फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से G m1 इंटू m2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है ये बॉडी ए पे भी लग रहा है बी द्वारा और बी पे भी लग रहा है ए द्वारा, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो एक रहेगा एक्शन, दूसरा रहेगा रिएक्शन। तो बेटा सिंगल आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। हमेशा अगर फोर्स है, एक्शन है, तो उसका रिएक्शन रहेगा ही रहेगा। और ये एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे रखते हैं, इसलिए कैंसल आउट नहीं करेंगे। और एक्शन रिएक्शन पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में नहीं होता है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में नहीं होता है, ये सभी फोर्स के केस में, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स रहेगा ही रहेगा। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक्शन रिएक्शन फोर्स, या फिर दिस थर्ड लॉ इज इंडिपेंडेंट of the nature of force, independent of the nature of force। मतलब ऐसा है कि भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स है तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, ग्रेविटेशन है तो नहीं बनेगा, नहीं, फोर्स है ना बस, तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। सो इतना सिंपल है
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी हम देखेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज कंस्ट्रेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है। ठीक है, ये हमको थोड़ा समझने में तकलीफ हो सकता है, लेकिन अगर हम डटे रहें, लगे रहो मुन्ना भाई, तो हो भी जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, देखिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया था क्या कि दो ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए थे, एक को हमने बोला था ए और एक को हमने बोला था बी। जब एक दूसरे से टकराएंगे, है ना, जब एक दूसरे से टकराएंगे तो एक फोर्स ए बी पे एग्जर्ट करेगा, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एरोस थोड़ा ऐसा ना दिखाते हुए हम कुछ इस तरह से दिखा देंगे कि एक फोर्स बी पे एग्जर्ट होगा ए द्वारा, तो दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए, और एक फोर्स एग्जर्ट होगा ए पे बी द्वारा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे साइमल्टेनियसली एग्जर्ट होंगे सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन, कोई भी एक्शन कोई भी रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या होगा कि अगर हम सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें, सिस्टम, तो सिस्टम देखो इंडिविजुअल बॉडी पे नेट फोर्स नॉन जीरो लग रहा है, इस पे नेट फोर्स इधर है, इस पे नेट फोर्स इधर है। लेकिन अगर मैं सिस्टम की बात करूँ, अब फिर आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कि नेट फोर्स तो नॉन जीरो होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे नेट कैंसल आउट नहीं करते फोर्सेस, तो किस पे कैंसल आउट नहीं करते बेटा, एक ऑब्जेक्ट पे कैंसल आउट नहीं करते। लेकिन अगर मैं ये पूरे सिस्टम की बात करूँ, किसकी बात करूँ, अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूँ तो सिस्टम में बताऊँ कितने फोर्सेस है, दो, वो दोनों भी कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। और ध्यान दो, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम जीरो है, क्या है, जीरो, एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी फोर्स, अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, तो सिस्टम का जो मोमेंटम होता है बेटा, मोमेंटम मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी, वो होता है कंजर्व्ड, क्या हो जाता है वो, कंजर्व्ड मतलब क्या, वो रहता है कांस्टेंट। तो भिड़ने से पहले जो मोमेंटम रहेगा इनिशियल, वही भिड़ने के बाद रहेगा। बस हो सकता है कि इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन टोटल सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम। अब देखो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते कि जैसे मान लो फोर्स का इक्वेशन क्या है हमारा, फोर्स ये है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सिस्टम पे अप्लाई करूं, किसके ऊपर अप्लाई करूं बेटा, सिस्टम के ऊपर, तो मैं लिख रहा हूं कि अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा, जीरो, तो चलो इसको सॉल्व करते, क्या हो जाएगा बेटा, dp इज इक्वल्स टू एफ dt। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, अगर फोर्स मैं लिख रहा हूँ सिस्टम का, तो चेंज इन मोमेंटम भी सिस्टम का रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dp क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dp मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, फोर्स को निकाल लेते हैं बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब मुझे बताइए फोर्स कैसा है बेटा, जीरो, अगर फोर्स जीरो है तो जीरो इंटू dt क्या हो जाएगा, जीरो, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम भी हो जाएगा जीरो। चेंज इन मोमेंटम जीरो किसका बेटा, सिस्टम का, क्योंकि फोर्स हमने किसका लिया, सिस्टम का, कोई इंडिविजुअल बॉडी का लिया क्या, नहीं, सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कैसा है, जीरो, तो सिस्टम का मोमेंटम कैसा रहेगा बेटा, जीरो। इसका अर्थ क्या है बेटा, कि जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है वही सिस्टम का क्या रहेगा बेटा, फाइनल मोमेंटम रहेगा, दैट इज देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। और यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसका स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, लिखो गोल्डन स्टेटमेंट है ये, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, देन द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लिखेंगे। आप बोलेंगे सर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कैसे हो गया बेटा, एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है सर्कुलर मोशन का, इसलिए हम स्पेसिफिकली इसको डिनोट कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम। देन लीनियर मोमेंटम मतलब अपना जो मोमेंटम अपन पढ़े हैं फर्स्ट लेक्चर में वही है। देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains constant, और लिख सकते, और
कंजर्व। कंजर्व मतलब क्या? देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मतलब अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, आप बोलेंगे सर ये फोर्स तो है, ये बैलेंस कैसे हो गया? अरे भाई साहब, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल बॉडी की नहीं। ये इंडिविजुअल बॉडी पे ये फोर्स लग रहा है, ये इंडिविजुअल बॉडी पे ये भी फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स इसके ऊपर भी नॉन जीरो है, नेट फोर्स इसके ऊपर भी नॉन जीरो है, लेकिन सिस्टम का नेट फोर्स क्या है? जीरो। इसलिए मैं हर वक्त सिस्टम सिस्टम लिख रहा हूँ कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम अगर जीरो होगा तो क्या होगा बेटा? चेंज इन मोमेंटम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोमेंटम जीरो होगा, नहीं, मोमेंटम में बदलाव नहीं होगा। तो जो पहला है वही रहेगा, पहले 10 है तो बाद में 10, पहले 20 है तो बाद में भी 20। तो चेंज इन मोमेंटम जीरो है, मोमेंटम जीरो नहीं है, चेंज इन मोमेंटम जीरो है। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या बेटा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या, कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जीरो है। मतलब ही इसका होता है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कोई बदलेगा, सिस्टम में मोमेंटम बदलेगा नहीं। इतना सिंपल लॉ है ये। अब चलो इसका हम डेरिवेशन करते हैं। क्या करते हैं? डेरिवेशन। मतलब मान लो यहाँ पे एक मैं जनरलाइज्ड केस में ऐसा लिख देता हूँ कि सपोज n number of particles are present, suppose n number of particles are present in a system, then we can say that the initial momentum of first particle plus the initial momentum of second particle, so on, the initial momentum of nth particle is equals to the sum of final momentum of first particle plus final momentum of second particle up to so on the final momentum of nth particle। मतलब क्या? सभी पार्टिकल्स के इनिशियल मोमेंटम का सम। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि समेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑल द n पार्टिकल्स। मतलब i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n, i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। सभी पार्टिकल्स का आप इनिशियल मोमेंटम ऐड कर लो, उसका जो आंसर रहेगा वही सभी फाइनल पार्टिकल्स के मोमेंटम का एडिशन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं द मोमेंटम, क्या कह रहा हूं मैं, कि द मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब हर एक पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो सकता है। द मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट, पार्टिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, में चेंज हो सकता है। पहले का मतलब मान लो इसका 1 2 3 4 हो, और यहाँ पे 4 3 2 1 हो गया। पहले का जब 1 था तो बाद में 4 हो गया। सम सेम है। द मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल में चेंज बट देयर इनिशियल सम इज इक्वल टू देयर फाइनल सम। लेकिन ये कब होल्ड ट्रू हो रहा है बेटा? कब होल्ड ट्रू हो रहा है? व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम कैसा हो? जीरो। कैसा हो? जीरो। तभी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा बेटा? जीरो। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो मतलब क्या? कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ बेटा कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 प्लस मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 अप टू सो ऑन मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे वो इनिशियल रहो चाहे वो फाइनल रहो। खत्म। ये भी शायद से बहुत लोगों को हजम नहीं ही हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। हम अब देखेंगे, ये तो हो गया n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। किसके लिए हो गया बेटा? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि आखिरी जब ये न्यूमेरिकल खत्म होगा तब तक आपको 100% लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में समझा के ही जाऊंगा, और आप भी थोड़ा पॉजिटिव रहे कि आप समझ ही लेंगे। ये हो गया बेटा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी हम लगाएंगे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, कि पार्टिकल्स में की सिस्टम में सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स है ना।
चलो उसका डेरिवेशन यहाँ पे फास्ट में कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंस्ट्रेंट टू टू पार्टिकल सिस्टम, यहाँ पे लिख देता हूं फॉर मात्र टू पार्टिकल सिस्टम। हाँ आओ भाई ट्रेन आओ आओ आओ, हॉर्न बजाओ जोर से, और फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, देखो भाई साहब वही घिसा पीटा सा चीज। जैसे मान लो यहाँ पे सबसे पहले लाइन गलत हो गई सर, थोड़ा सा इसको इरेज कर दो, खचक खुचक और ठचक। ठीक है, मान लो दो पार्टिकल्स है हमारे पास, कितने पार्टिकल्स है? दो। ये है पार्टिकल ए और ये है बेटा पार्टिकल बी। ये लड़ने की पहले की स्थिति है, बिफोर। तो चिपका क्यों दिए सर? चिपकाना नहीं चाहिए था, लड़ थोड़ी रहे हैं, अलग अलग बना दो। ये लड़ने के पहले की स्थिति है, बिफोर कोलिजन। मान लो इसका मास है बेटा ma, इसका मास है mb, इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं अपन ua, इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं ub। ठीक है, ये लड़ने की पहली स्थिति है। अब ऑब्वियस है अगर इसको भिड़ना होगा तो इसकी गति ज्यादा रही होंगी इससे। ठीक है, फिर जब ये इसके ऊपर कोलाइड होगा, कौन? पार्टिकल ए के साथ पार्टिकल बी जब कोलाइड होगा तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते, ये ए और ये बी। तो अभी ए बी के साथ क्या होगा बेटा? कोलाइड हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्यूरिंग कोलिजन, जब वो लड़ रहे थे, ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, क्या होगा ड्यूरिंग कोलिजन? लेट F12 ले लूँ या UA UB ले लूँ? मैं तो बोलता हूँ 12 ले लेते हैं। ठीक है, समझने में थोड़ा क्या हो जाएगा हमको, आसानी जाएगा। तो ये पार्टिकल 1 इसका मास ले लेते हैं m1, ये पार्टिकल 2 इसका मास ले लेते हैं m2। लेट u1 बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, लेट u2 बी द इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। वैसे यहाँ पे इसका मास कितना है बोलो? m1, इसका मास बोलो कितना है? m2। अब ये लड़ रहे हैं तो लेट F21 बी द फोर्स एक्सर्टेड ऑन पार्टिकल 2 बिकॉज ऑफ 1, एंड लेट F12 with the force exerted on 1 because of particle 2, तो it is equal in magnitude, opposite in direction। दोनों भी एक दूसरे के ऊपर थड़ा फोर्स एक्सर्ट करे, बहुत ही कम समय के लिए एक दूसरे के ऊपर क्या करे बेटा? फोर्स एक्सर्ट करे, और फिर लड़ने के बाद चुपचाप दोनों भी घायल होके अपने अपने दिशा में चले गए। तो यहाँ पे अपन बना देंगे आफ्टर कोलिजन वाला सीन, है ना। अभी पता नहीं अपने को कि वेलोसिटी क्या है कैसी है, बस अपन जनरलाइज केस बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल, ये हमारा सेकेंड पार्टिकल। मान लेते इसकी फाइनल वेलोसिटी v1, मान लेते इसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा v2। ये कब का स्थिति है? आफ्टर, लड़ रही है आफ्टर कोलिजन। यहां तक सीन क्लियर है। अब देखो फोर्सेस कब एग्जर्ट हुए? ड्यूरिंग कोलिजन। कैसे एग्जर्ट हुए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। किस दिशा में? अपोजिटिंग दिशा में। क्या दोनों पे सेम फोर्सेस एग्जर्ट हुए? हाँ, जितना फोर्स F12, जितना फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 एक्सर्ट हुआ बेटा 1 पे, उतना ही फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 इस दिशा में। तो क्या मैं मैथमेटिकली ऐसा लिख दूं बेटा, ऐसा लिख दूं कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। बराबर है। अब देखो अगर आप गौर करो तो क्या इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 है बेटा m1 u1। मोमेंटम मतलब क्या? मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? m1 u1। पार्टिकल 2 का इनिशियल मोमेंटम m2 u2। कोलिजन होने के बाद का मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल m1 v1 और सेकंड पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम क्या है? m2 v2। तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 m2 u2, फाइनल मोमेंटम m1 v1 m2 v2 ऑफ पार्टिकल 1 to 1 2 रिस्पेक्टिवली। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हुआ है, लेकिन सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा है बेटा, सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो कैसा है? 0। तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये हमें प्रूफ करना है। बता क्यों रहे हो सर? प्रूफ करना है। नेट एक्सटर्नल फोर्स कैसा है? 0। तो देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था कि क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा कि F12 बार प्लस F21 बार इज 0, क्योंकि दोनों नेट फोर्स सिस्टम में। तो यही से मैं क्या ये भी लिख सकता हूं बेटा कि वही F12 बार इज इक्वल टू माइनस F21 बार, है ना। इस स्टेटमेंट में आ गया। और व्हाट इज F12 बार? फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये फोर्स किसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है बेटा? फर्स्ट पार्टिकल पे। तो मोमेंटम किसका चेंज होगा? फर्स्ट पार्टिकल का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ही F12।
एंड दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21. F21 मतलब क्या, फोर्स एक्सर्टेड ऑन टू बाय वन, ऑन टू सेकेंड पे लगने वाला फोर्स वन की वजह से, तो इसको लिखेंगे माइनस dp2 बाय क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे dt, dp2 बाय क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे dt। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मतलब क्या बेटा, कि कितने मोमेंटम से दोनों भी समय डेल्टा टी के लिए भिड़े, कितने समय के लिए भिड़े बेटा, डेल्टा टी। तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि थोड़ा सा इसको इंटीग्रेट करके एक छोटा टाइम लेके, थोड़ा एक फाइनल टाइम लेके, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता था कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू माइनस चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो यहाँ से डेल्टा टी क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल, क्या मिलेगा यहाँ पे डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा P2। अब देखो भाई साहब डेल्टा P1 क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो कैसे लिखेंगे फर्स्ट पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, व्हाट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m1 v1 मास इनटू वेलोसिटी, माइनस व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल m1 u1, तो ये हो गया बेटा चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल्स टू क्या लिख दूं मैं, माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल दैट इज m2 v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल दैट इज m2 u2। v और u में कंफ्यूजन है हमने, चलो इसको सॉल्व कर लेते। तो क्या मिलेगा देखो m1 v1 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे m1 u1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। मैं तो बोलता इसको इधर लेके जाओ और ये माइनस को इधर लेके आओ, तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पे हमको मिलेगा m1 v1 प्लस इसको इधर लेके आओ तो मिलेगा m2 v2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा m1 u1 प्लस लिखेंगे m2 u2। अब अगर a इज इक्वल्स टू b है तो b इज इक्वल्स टू a भी मैं लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख दूं बेटा थोड़ा रीअरेंज करके, कैन आई राइट दिस लाइक दिस ऑल्सो, क्या लिख दूं देखो यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से आ गए हम काम पे। व्हाट इज m1 u1, इट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, व्हाट इज m2 u2, इट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल। सो क्या ये पूरा दर्शा रहा है बेटा इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल, मतलब भी क्या ये पूरा दर्शा रहा है बेटा कि इनिशियल मोमेंटम क्या दर्शा रहा है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि सिस्टम में तो दो ही पार्टिकल्स है ना। और ये क्या है बेटा यहाँ पे देखो m1 v1 मतलब क्या बेटा, m1 v1 मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, और m2 v2 क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल। तो क्या ये पूरा दर्शा रहा है बेटा फाइनल मोमेंटम, क्या दर्शा रहा है ये फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं बेटा कि देखो हमने शुरुआत कहां से किया था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, और हम पूछे कहा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और यही तो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि भाई साहब अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, सिस्टम अपने आप जो कुछ हो रहा है सिस्टम का अपने आप इंटरनली है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम पे नहीं लग रहा होगा तो जो सिस्टम का सभी पार्टिकल्स का मिलकर जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वो सभी पार्टिकल्स का मिलकर क्या रहेगा बेटा फाइनल मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में सभी पार्टिकल्स में कितने पार्टिकल्स थे, दो ही पार्टिकल्स, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। मतलब ही टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और इसके ऊपर काफी सारे एग्जांपल्स हमको यहाँ पे अभी क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। तो क्या मैं पूरे शॉर्ट केस में यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि इफ एफ एक्सटर्नल, वही बात वापस इफ एफ एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, मतलब द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दैट इज देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बाकायदा ये कब पॉसिबल है, जब ये पॉसिबल है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, इज जीरो। अब चलिए इसके ऊपर काफी से, हाँ और एक चीज यहाँ पे बताना आपको रह गया
कि यहाँ पे जो आप वैल्यूज पुट करोगे बेटा वेलोसिटीज के, दैट शुड बी पुट बाय यूजिंग साइन कन्वेंशंस। वैल्यूज, ध्यान दो, वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, जो कुछ वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी आप लिखोगे आर सब्स्टिट्यूटेड along with साइन कन्वेंशन, along with क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे साइन कन्वेंशन। अब सर ये नया क्या नाटक है साइन कन्वेंशन? मतलब अगर राइट साइड में अगर वेलोसिटी होंगी तो लिख दो पॉजिटिव वेलोसिटी, और अगर लेफ्ट साइड में वेलोसिटी होंगी तो लिख दो बेटा नेगेटिव वेलोसिटी। आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं, बस बाकायदा एक साइन कन्वेंशन लो कि ऑब्जेक्ट अगर राइट जा रहा है तो पॉजिटिव लिखो वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट जा रहा है तो नेगेटिव लिखो वेलोसिटी। नाउ लेट्स जंप इनटू सम न्यूमेरिकल्स टू गेट मोर अटैच्ड विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहता है मेरे साथ एक बार फास्ट बोलो सब लोग। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है तो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और क्योंकि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। तो सिंपली लैंग्वेज में मैं कह सकता हूं कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन द momentum of the system remains constant. If no external force is acting on a system then the momentum of the system remains constant. That's it, simple. ठीक है, तो एक दो न्यूमेरिकल्स करते थोड़ा और फिट बैठ जाएगा। चलो बेटा, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं और कॉमनली यूज्ड क्वेश्चंस जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से बनते हैं वो है गन एंड बुलेट न्यूमेरिकल्स। कौन से बेटा? गन एंड बुलेट न्यूमेरिकल्स। टिंग टेडिंग 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 टेडिंग। देखो, जैसे मान लो ये कोई गन है, अभी गन तो मुझे बनाते नहीं आती, ऐसा कैसा तो भी बना देते अपन, ये गन है अपना, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा हैंडल इसका ट्विन टूथ, ठीक है, ये हो गई गन अपना, ठीक है, जैसा है वैसा ये ट्रिगर इसका, ठीक है, गन। और भाई साहब गन से क्या निकलेगा? बुलेट, ठीक है। ये मान लेते हैं अब गन के अंदर बुलेट है, ठीक है। लेट mg बी द मास ऑफ गन एंड लेट, मान लो बुलेट है, लेट क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? mb बी द मास ऑफ बुलेट, ठीक है। अब आपको क्या पूछेंगे पता है कि मान लो कि कोई एक पर्सन है जो ऐसा गन पकड़ के है, ऐसा गन तान के है, और जैसे उसने गन का ट्रिगर दबाया वैसे बुलेट निकली बाहर सपाक से एकदम, तो गन हो जाएंगी पीछे रिकॉइल, धुड़ूम। वो आपने देखा होगा ना, वो एकदम बड़ा टाइप ऐसा होता है, ऐसे क्या पता उसको क्या बोलते, वो एकदम ऐसा जब अपन मारते उसको तो ऐसा पीछे चले जाता है एकदम इंसान, बराबर है। एक छोटे पिस्तौल से तो हाथ पीछे आ जाता, तो वो तो पूरा ऐसा बम्बुड़ा होता है जो कुछ होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो जैसे अपने ट्रिगर किया, गन तो गई आगे, सॉरी गन क्यों आगे जाएंगी, बुलेट तो गई भाई आगे और गन क्या होगी पीछे, रिकॉइल। अब ऐसा क्यों हुआ पता है? अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बताइए, जब आपने ट्रिगर नहीं किया तब व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन? गन को मास तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है क्या? वेलोसिटी अभी नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन क्या है? जीरो। बुलेट का इनिशियल मोमेंटम क्या है? वो भी जीरो है सर, मास तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो ट्रिगर करने से पहले इनिशियल मोमेंटम क्या है? सिस्टम का जीरो। तो फाइनली भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा। आप बोलेंगे सर आपने तो अभी ट्रिगर किया। अरे बाबा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स रे, उसको छोड़ दे भाई, ट्रिगर को छोड़ दे। समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, गन बुलेट सिस्टम पे जैसे इनिशियल मोमेंटम अगर सिस्टम का जीरो है, इनिशियल मोमेंटम अगर सिस्टम का क्या है? जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहना चाहेगा? जीरो, क्योंकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो। व्हेन नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, या फिर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। तो अगर इनिशियली जीरो था तो फाइनली भी जीरो रहना ही चाहेगा। अब जीरो कैसे रहेगा सर? बुलेट तो गई आगे, तो मान लो इसका मास अगर होगा 1 kg, मान लो, होता नहीं, मान लो 1 kg, तो ये जाएंगी 100 से आगे, तो कितना मोमेंटम गया बेटा आगे? 100। मास 1 इंटू वेलोसिटी 100 आगे गया। और मान लो इसका मास होगा अगर 100, तो ये पीछे जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड से, तो ये कितना पीछे से गया बेटा? मास 100 इंटू वेलोसिटी 100।
तो अगर ये जितना मोमेंटम से बुलेट आगे जाएंगी, मास इनटू वेलोसिटी जो बुलेट का रहेगा, उतना ही मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी मतलब मोमेंटम किसका रहेगा बेटा, गन का रहेगा। और क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, विल कैंसल आउट ईच अदर, ताकि फाइनल मोमेंटम भी क्या बना रहे, जीरो। क्या बना रहे, जीरो। तो देखो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते, सिंस, क्या लिखेंगे बेटा, सिंस एफ एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं बेटा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मतलब क्या, मास ऑफ गन इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ गन इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट into final velocity of bullet. So what is initial momentum of the gun? Zero. ट्रिगर करने से पहले गन शांति थी, बुलेट भी शांत ही थी, तो इसी को अपन लिख देंगे मास ऑफ गन इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो लिखेंगे जीरो इज इक्वल्स टू मास ऑफ गन इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब एक को इधर भेज दो, दूसरे को उधर वैसे रखो, तो यहाँ पे लिख देंगे मास ऑफ गन इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू माइनस मास ऑफ बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब जैसे मान लो आपको गन की वेलोसिटी निकालना था, तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन इज, क्या लिखेंगे, माइनस मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब देखो ये माइनस साइन पता है यहाँ पे क्या बता रहा है, कि जितने स्पीड से बुलेट आगे जाएंगी, अगर वेलोसिटी ऑफ बुलेट आई कैप होगा तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या रहेगा, माइनस कुछ तो भी आई कैप, मतलब पीछे। अगर बुलेट जाएंगी आगे तो गन जाएंगी पीछे। क्यों? क्योंकि मोमेंटम सर जीरो रखना है। ये भी आगे चला गया तो दोनों मोमेंटम तो ऐड हो जाएंगे, फिर फाइनल मोमेंटम तो नॉन जीरो आएगा, लेकिन इनिशियल मोमेंटम तो क्या था, जीरो। तो क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनली भी मोमेंटम जीरो रहे, इसके लिए एक जा रहा है आगे पॉजिटिव मोमेंटम और एक जा रहा है पीछे नेगेटिव मोमेंटम। जितना इसका मोमेंटम रहेगा उतना ही इसका मोमेंटम रहेगा, क्योंकि दोनों के मास अलग, इसलिए दोनों की वेलोसिटी अलग रहेगी, लेकिन मास इनटू वेलोसिटी मतलब मोमेंटम दोनों के सेम रहेंगे। दैट्स इट, सिंपल। तो आप तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो बेटा, या फिर आप वैल्यूज पुट करके भी लिख सकते हो। तो कोई कोई बुक में इसको ऐसा भी लिखा जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ गन वेक्टर इज माइनस मास ऑफ बुलेट अपॉन, क्या लिखेंगे, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा भी, ये मैग्नीट्यूड में आप ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस ले दिया तो अभी भी चलेगा, या फिर मोर प्रीडोमिनेटली आप वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब ये कोई तो भी स्केलर नहीं रहेगा, मास है तो स्केलर ही रहेगा। चलो ट्राई करके देखते हैं, एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर ट्राई करके ही देखते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है बेटा, है ना, वापस यहाँ पे गन बना देते फास्ट में, ज्यादा आड़ा हो गया लगता है, जान दो। ठीक है, ये हो गई गन हमारी टुचुक, ये हो जाएगा थोड़ा ऐसा टुचुक, है ना, ये ऐसा, ठीक है, और ये ट्रिगर हमारा ऐसा, ठीक है। मास ऑफ गन ले लेते बेटा अपन, मास ऑफ गन ले लेते बेटा 20 kg, ज्यादा ही हो गया लेकिन जान दो अभी 20 kg। और मास ऑफ बुलेट ले लेते बेटा अपन 200 ग्राम, 20 नहीं लेते, फिर 2 ही ले लेते, 2 kg की गन। 20 kg तो बहुत हो जाएगा, 20 kg 2 kg की गन रियलिस्टिक लगना चाहिए, ठीक है। मान लो, अब देखो यहाँ से और एक चीज गौर करने लगे, वो अपन फास्ट में समझेंगे, लास्ट में समझेंगे, फास्ट में नहीं लास्ट में। मान लो कि बुलेट जब फायर किया गया तो बुलेट की जो वेलोसिटी थी बेटा, यहाँ से जो बुलेट निकली वो निकली 400 मीटर पर सेकेंड से, कितने, 400 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। कौन सी वेलोसिटी बेटा, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। कौन से बेटा, रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी मतलब क्या बेटा, रिकॉइल करिए ना गन, ऐसा, इस जैसे आपने यहाँ से ऐसा फायर कर दिया तो गन रिकॉइल कर दिया पीछे, इस ये वेलोसिटी पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो वही अगर वापस वही लिखेंगे कि सिंस, फास्ट में लिख लेते हैं, सिंस no external force is acting on a system, the initial momentum of the gun and bullet is equals to the final momentum of gun and bullet. तो यहाँ पे लिखेंगे mass of gun into initial velocity of gun plus fast में बोलो mass of bullet into
वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मेरे साथ साथ बोलो, मतलब मैं भी बोर नहीं आप भी बोर नहीं, इनटू क्या लिखेंगे, मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, 0। फाइनली व्हाट इज मास ऑफ गन, देखो मास ऑफ गन, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन है सर 2, वेलोसिटी ऑफ गन वो तो निकालना है सर, वीजी वो तो निकालना है, प्लस व्हाट इज मास ऑफ बुलेट बेटा, ये है 200 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि 200 ग्राम है ना, इंटू व्हाट इज वेलोसिटी, आगे जा रहा है तो लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव कितना 400, क्योंकि आगे जा रही है ना तो पॉजिटिव लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा ये देखो, 0 इज इक्वल्स टू 2VG प्लस ये देखो 2 और 2 4 0 में से 3 0 चले गए, तो क्या बचेगा 1 0, 2 4 जार 80, 4 2 जार 8 और वो 1 0 बचा था तो वो जगह सर 80, कितना हो जाएगा 80। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ -2VG इज इक्वल्स टू 80, तो VG के आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -40, बाप रे, -40 मीटर पर सेकेंड। तो गन कितने से रिकॉइल मारी, कितने से झटका मारा बेटा गन ने, -40 मीटर पर। माइनस क्या बता रहा है कि अगर बुलेट आगे गई होंगी तो ये कहा गई ये पीछे। अब इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। अब जिसको ये फॉर्मूला रिकॉल नहीं होता थोड़ा, उसने ऐसा करना, जिसको रिकॉल होता ही है वो डायरेक्ट भी लिख सकता है क्या, कि वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज माइनस मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ क्या, बुलेट। तो क्या लिखेंगे बेटा, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा माइनस व्हाट इज मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट कितना 200 ग्राम, मतलब 0.2 लिख देता हूँ, अपॉन मास ऑफ गन कितना है 2, इंटू वेलोसिटी कितना था उसका 400। तो क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर को मैग्नीट्यूड में फॉर्म में ले लेते हैं, माइनस तो अपने को पता ही है रिकॉइल बता रहा है करके, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो VG क्या हो रहा है, देखो ये 1 जार, ये 10 जार, ये 1 जार, ये कितने जार 10 जार, तो 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा बेटा -40 मीटर पर सेकेंड, खत्म। अब देखो यहाँ से एक चीज समझने लायक है और गौर करने लायक भी है, अगर आपको ध्यान में आया होगा तो, जिसका मास ज्यादा, मोमेंटम सेम चाहिए ना हमको, मोमेंटम क्या चाहिए सेम, तो मास इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। देखो इसका मोमेंटम जो आया 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 400, मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर, इसका आंसर आएगा बेटा 80, कितना आंसर आएगा 80, उतना ही इसका आंसर आया होगा। VG कितना है हमारा 40 इंटू 2 80, बस वो +80 है -80 क्योंकि 0 करवाना है, ठीक है। ये एक सीन जो हमारे ध्यान में आया। दूसरा सीन क्या ध्यान में आया, देखो कि जिसका मास ज्यादा है उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कम है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका मास कम है। 200 दिखने में 200 है, वो ग्राम है, लेकिन ये 2 kg है, मतलब 2000 ग्राम, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे कि 0.2 kg, क्या लिख दूं 0.2 kg, ठीक है। तो देखो इससे 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 10 गुना ज्यादा इसका मास है, तो इससे 10 गुना ज्यादा इसकी वेलोसिटी रहेंगे। सोचो मास ऑफ गन इज 10 टाइम्स the mass of bullet, so velocity of gun will be 10 times more, mass of gun is 10 times more the mass of bullet, so velocity of gun will be 10 times less the velocity of bullet, क्योंकि इनवर्स रेशो में अगर इसका मास इससे 10 गुना ज्यादा होगा तो इसकी वेलोसिटी इससे 10 गुना कम होंगी, ताकि वो सेम आए, रेशो प्रोपोर्शन। देखो इससे 10 गुना कम मतलब क्या, डिवाइड बाय 10, 40 आंसर आ रहा है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। खूबसूरत सा एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलो और एक एग्जांपल ले लेते फास्ट में, बढ़िया। तो सेकंड है बेटा बढ़िया से बॉम्ब एक्सप्लोजन। क्या एक्सप्लोजन, बॉम्ब। अब देखो भाई साहब इसमें क्या होगा बॉम्ब एक्सप्लोजन में, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ही डिपेंडेंट है। आप देखो कहीं आपने, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको थोड़ा पहले समझाता हूँ, बाद में फिर इसके ऊपर अपनाएंगे। आपने कभी देखो दिवाली में वो रॉकेट लगाया होगा, या फिर वो होते हैं ना मल्टीपल कलर्स के 10 शॉट्स 100 शॉट्स वगैरह जो होते हैं ना, है ना, उसमें क्या होता है देखो, जैसे बॉम्ब ऊपर जाते बॉम्ब नहीं, वो जो कोई फटाका होगा क्रैकर, वो यहाँ पे जमीन से अपने लगा, वो ऊपर जाएगा। कब तक ऊपर जाएगा, जब तक है जान मतलब क्या, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। अब जैसे उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कुछ ऊपर जाने के बाद क्या हो गया बेटा, 0 हो गई। वो ऐसा फुट्टा क्या कि एक ही दिशा में सब एक ही दिशा में चले गए, भाई नहीं। क्या होगा, जैसे मान लो इसके 8 इक्वल टुकड़े हो गए, कितने 8 सरी के मास के, तो कुछ इस तरह से फुट्टा है, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ नीचे आएगा, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सोचो ऐसा क्यों हुआ सर, पता है क्या, कि जब फूटने से
पहले, फूटने के बाद का बात सोचेंगे, फूटने से पहले क्या था सर, उसका जो मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम था, बॉम्ब सिस्टम हो गया यहाँ पे सिस्टम कौन हो गया, बॉम्ब। तो जो उसका इनिशियल मोमेंटम था सर, मोमेंटम इसका है ना, वो क्या था सर, जीरो था। क्या था, जीरो। तो पूरे बॉम्ब का इनिशियल मोमेंटम क्या है सर, जीरो है। पूरे बॉम्ब का इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो। और फाइनली भी मोमेंटम क्या रहना चाहेगा, जीरो ही रहना चाहेगा। क्यों सर, क्योंकि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स बॉम्ब के ऊपर यहाँ पे लगा नहीं कि किसी आया भाई और उसको बोला अरे फुट रे, अरे फुट रे, अरे फुट रे भाई, ऐसा बोला कि किसी ने नहीं, वो अपने अंदर से इंटरनल फोर्स की वजह से फूटा, बराबर। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए, जीरो। लेकिन बॉम्ब तो यहाँ पे मान लो कि 8 इक्वल टुकड़ों में टूट गया। जैसे मान लो इसका मास 8 केजी था, कितना, 8 केजी। तो 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी का टुकड़ा, 1 केजी का टुकड़ा इधर, 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 1 केजी का टुकड़ा उधर। अब फाइनल मोमेंटम अगर जीरो लाना है तो सभी टुकड़ों को वेलोसिटी v से, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम, वेलोसिटी ले लेते, कुछ भी ले लेते, यहाँ पे वेलोसिटी ले लेते 2, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2। इसका भी वेलोसिटी कितना, 2, तो इसका मोमेंटम 2। इसका भी वेलोसिटी मान लेते 2, तो मोमेंटम 2। इसका भी वेलोसिटी 2, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम 2। इसका भी मोमेंटम बेटा 2, इसका भी मोमेंटम बेटा 2। अब यहाँ पे 1 इंटू 2 लिखा सर, 2 इंटू 1, अरे भाई, अरे क्या यार तू यार, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 इंटू 1, ये भी क्या हो जाएगा, 2। तो सभी टुकड़ों को अगर फॉर एग्जाम्पल अपन बहुत आइडियल कंडीशन लेके चल रहे कि भाई सबका मास 11111 हुआ, तो सबका वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम वी 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 2 2 2 2। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मोमेंटम इसको कैंसिल करेगा टू गेट जीरो मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ये मोमेंटम, ये वाले पार्टिकल का मोमेंटम इस वाले पार्टिकल के मोमेंटम को कैंसिल करेगा टू गेट जीरो मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन। ये वाले पार्टिकल का मोमेंटम ये वाले पार्टिकल के मोमेंटम को कैंसिल करेंगे टू गेट जीरो मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, और ये वाले पार्टिकल का मोमेंटम ये वाले पार्टिकल के मोमेंटम को कैंसिल करेंगे टू गेट जीरो मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन। मतलब क्या सर, कि क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनली भी पार्टिकल इस तरह से बिखरे। देखो कितना खूबसूरत है फिजिक्स। फाइनली भी पार्टिकल इस तरह से बिखरे कि उनका वेक्टर सम, अरे सर वेक्टर सम, ऑब्वियसली सर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि उनका वेक्टर एडिशन क्या आ जाए, जीरो। और ये किसके तहत है, इफ एन आइडेंटिकल वेक्टर्स, आइडेंटिकल सबका मैग्नीट्यूड मोमेंटम कितना है, 2 आइडेंटिकल वेक्टर्स आर सेपरेटेड बाय 360 बाय एन एंगल, 8 है तो 45 45 45 45 45 45 45 45 मींस सर 45 से अगर सेपरेट होंगे तो नेट मोमेंटम क्या आएगा, जीरो। इसीलिए बॉम्ब बूम ऐसा फूटेगा। कितना खूबसूरत है ना। चलो इसी आधार पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बॉम्ब एक्सप्लोजन। शायद से आपको इस पे से थोड़ा वो साइंटिफिक रीजन है ना, अभी आप ऐसे गिनती मत बोलना नहीं सर वो हमने एक बार बॉम्ब फोड़ा था वो एक ही दिशा में फूट गया। अरे बाबा ठीक है, आइडियल कंडीशन सही है, समझ में आ रहा है। वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस होता है, कभी ऐसा रॉकेट जाते ऊपर जाते जाते ऐसा एयर रेजिस्टेंस झुक जाता है ना, तो उसका मोमेंटम कुछ अलग दिशा में डाइवर्ट हो जाता है ना। और हो सकता है कभी कभी वो रेस्ट में आने से पहले ही फूट जाए, है ना। ऐसा आया भाई रेस्ट में आने वाला था तो उसके पहले फूट गया, तो फिर तो मोमेंटम था नहीं नीचे उसके पास, तो कुछ इस तरह से सीन होता है। ये अपन जीरो आने के बाद की कोई बातें करें जब वो रेस्ट में आ गया तब, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ फास्ट में यहाँ पे। तो पहले तो मैं इसको इरेज करके आपको ये समझा देता हूँ कि एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब मतलब क्या। कि जैसे मान लो कि इनिशियल मास बॉम्ब का था m, कितना सर, बॉम्ब का इनिशियल मास क्या था सर, m था। तो यहाँ पे अपन लिख देते बॉम्ब एक्सप्लोजन में कि इनिशियल मास बॉम्ब का क्या था सर, m था। और फाइनली मान लो कि बॉम्ब कोई 3 टुकड़ों में ऐसा कैसे भी टूट गया, ठीक है। ये टुकड़ा बोलेंगे अपन m1 तो इसका फाइनल वेलोसिटी v1, ये टुकड़ा बोलेंगे अपन मास m2 का फाइनल वेलोसिटी v2 का, और ये टुकड़ा बोलेंगे अपन m3 फाइनल वेलोसिटी v3। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि सिंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, सिंस एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो बॉम्ब फूटने से पहले मोमेंटम क्या था, मास तो था लेकिन वेलोसिटी नहीं था सर, तो इनिशियल मोमेंटम था जीरो। फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे कि मान लो कि इसका मोमेंटम p1 है बेटा, पहले पार्टिकल का मोमेंटम क्या है p1, बार लिख देता लोगेश तो वेक्टर है, तो सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम p2 और थर्ड पार्टिकल का क्या बेटा p3। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो प्लस pn तक लिखते जाओ। तो इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो होगा तो तीनों का वेक्टर एडिशन भी क्या रहेगा, फाइनली जीरो ही रहेगा। तो आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही दिशा में मोशंस नहीं हो रहे,
इसलिए अभी आपको यहाँ पे आई कैप जे कैप लेना पड़ेगा। गन में क्या हो रहा था, एक ही दिशा में हो रहा था, तो फिर वहाँ पे आई जे लेने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे प्लेन में हो रहा है तो फिर आई जे लेना पड़ेगा, आई कैप जे कैप्स। देखो क्वेश्चन मैं लिखता नहीं हूँ, बस ऐसा मुंह से बोल देता हूँ आपको ओरली ही, आप थोड़ा उसको लिखना हाँ तो आप लिख लेना, ठीक है, फ्रेम करना रहा तो कर लेना। जैसे मान लो अ बॉम्ब ऑफ मास 10 kg, अ बॉम्ब ऑफ मास कितना बेटा 10 kg explodes into 3 fragments, 2 fragments each of mass 3 kg, 2 fragments each of mass 3 kg moves perpendicular to each other with velocity 10 कम हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। कितना लिख लेते बेटा 30 मीटर पर सेकेंड ईच। तो क्या हुआ बेटा, एक बॉम्ब था जिसका मास कितना था 10 kg था, वो 3 टुकड़ों में टूटा। कितने टुकड़ों में 3। तो उसमें से 2 टुकड़े 3-3 kg के एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर उड़े ऐसे 30-30 की गति से। ये आप अलग अलग भी ले सकते हो, मैं समझने के लिए इज ऑफ कैलकुलेशन के लिए यही ले लेता हूं। तो पूछ रहा है कि तीसरा टुकड़ा कहाँ गया होगा और कितनी गति से गया होगा और उसका मास क्या होगा। तो ये तो समझ में आ रहा है सर कि तीसरा टुकड़े का मास होगा 4 kg। कितना होगा 4 kg। अब वो कहाँ गया होगा ये हमको निकालना है और कितनी गति से गया होगा ये हमको निकालना है ना। तो एक बॉम्ब था जिसका मास था 10 kg, वो 3 टुकड़ों में टूटा 3 kg और बाकी जो टुकड़ा है वो रहेगा 4 kg का। जो 3-3 kg के टुकड़े थे वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर चले गए। तो आप कहीं भी बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, एक ही बात है, जैसे बनाना है वैसे बनाओ। तो पूछ रहे कि लास्ट वाला टुकड़ा कहाँ गया, थोड़ा सोच के देखो कहाँ गया होगा लास्ट वाला टुकड़ा। इधर गया होगा क्या, नहीं सर यहाँ पे तो फिर नेट मोमेंटम इस दिशा में आ जाएगा। वो लास्ट वाला टुकड़ा बेटा इधर गया होगा। पता है क्यों, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम है 0 और अगर फाइनल मोमेंटम 0 करना है तो इन दोनों का जो मोमेंटम होगा उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए तीसरा टुकड़ा कहाँ जाएगा बेटा, इधर जाएगा। तो कोई तो भी इधर आंसर आएगा, देखना, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं बेटा कि ये हो गया मेरा पार्टिकल नंबर 1, ये हो जाएगा मेरा पार्टिकल नंबर 2 और थर्ड पार्टिकल है उसका मास अपन मान लेते हैं बेटा m3 और उसका वेलोसिटी मान लेते हैं अपन v3। तो उसका मोमेंटम अपन क्या बोलेंगे p3 विच इज m3 v3। खत्म, m3 v3। यहां तक सीन क्लियर है, पता नहीं ना तो बोल लिख दे के भाई p3 है। अब देखो वापस वही लिखेंगे, क्या पहले ये वाले ये फर्स्ट वाले पार्टिकल का मोमेंटम लिख लेते हैं। व्हाट इज मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल p1 बार, इट इज m1 v1 बार। व्हाट इज m बेटा 3 kg, व्हाट इज v बेटा 30 v1 क्या 30 j कैप। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 90 j कैप सीधा सीधा kg मीटर पर सेकेंड। ये आएगा भाई फ्रेम में, चला गया फ्रेम से बाहर, ठीक है ना, जान दो थोड़ा सा गया, हल्का सा पिल्लू सा गया, लेकिन पता है आपको क्या है तो kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम लिखेंगे अपन p2 इज नथिंग बट क्या बेटा m2 v2 बार इज इक्वल टू m क्या है बेटा हमारा 3 इंटू ये क्या है 30 आई कैप। तो इसको अपन लिखेंगे 90 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा सीन, अब आ गया होगा, ठीक है। तो लिख दिया मैंने p1 बार को डिफाइन कर दिया 3 इंटू 30 j कैप। सेकेंड पार्टिकल क्या है 3 इंटू 30 मास इंटू वेलोसिटी 90 आई कैप हो गया। थर्ड पार्टिकल निकालना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सिंस, भाई साहब कब से तो वही पढ़ रहे, सिंस एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0 देन यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम 0 क्योंकि बॉम्ब शांति में था, बाद में फुटा। इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम और थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम का एडिशन। दिस इज द फाइनल मोमेंटम। क्लियर है, हमको क्या निकाला बेटा p3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो p3 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे माइनस p1 बार माइनस p2 बार। अब देखो इसको अपन बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब कर सकते, इज इक्वल्स टू माइनस क्या लिखूंगा मैं, देखो p1 बार प्लस p2 बार। देखो थोड़ा सा यहाँ पे अपने आंखें खोल के सोचो और समझो, आंखें खोल के देखो और दिमाग से समझो। मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल जो है वो p1 और p2 के वेक्टर एडिशन के अपोजिट दिशा में है। थर्ड पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो p1 और p2 के रिजल्टेंट के अपोजिट दिशा में है। p1 और p2 का रिजल्टेंट कहीं तो भी इधर ही आएगा। अब उस पे भी सोने पे सुहागा, देखो ये भी 90 ये भी 90, तो दो फोर्सेस है, दो वेक्टर्स है 90 90 पे और एंगल भी 90 है।
परपेंडिकुलर, तो उनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब रिजल्टेंट रहेगा 90√2 इधर। और ये है हमारा P1, ये है P2 और ये है P1 प्लस P2 रिजल्टेंट, और इसके P1 प्लस P2 के निगेटिव दिशा में मतलब P3 इधर रहेगा बेटा। ये हमने पहले भी सोच लिया था, इसके लिए फिजिक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैथमेटिकल अप्रोच देने के लिए फिर हम फिजिक्स के ऊपर आ गए। समझ में आ गया? तो चलो इसको सॉल्व करते। तो क्या लिखूंगा बेटा मैं यहाँ पे P3, व्हाट इज माई P3, माई P3 बार इज इक्वल्स टू माइनस व्हाट इज माई P1 बार, इट इज इक्वल्स टू लिखेंगे 90 आई कैप प्लस लिख देंगे यहाँ पे 90 जे कैप। हालांकि P1 मेरा जे कैप है, लेकिन वही होगा ना, फिर P1 प्लस P2 लिखो, P2 प्लस P1 लिखो, एक ही बात है। क्लियर है सीन यहाँ तक? अब देखो ये हो गया मेरा P3 बार। तो P3 मोमेंट, P3 वेक्टर मुझे मिल गया माइनस 90 आई कैप माइनस 90 जे कैप। अभी मुझे एक्चुअली निकालना है वेलोसिटी। क्या निकालना है? वेलोसिटी। मोमेंटम तो मिल गया मुझे, वेलोसिटी P3 क्या है, देखो मास ऑफ 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस 90 आई कैप माइनस 90 जे कैप। व्हाट इज M3 बेटा? M3 क्या है, मास ऑफ 3 क्या है, थर्ड पार्टिकल क्या रहेगा 4 kg, अभी हमने देख लिया। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा 4v3 बार इज इक्वल टू माइनस 90 आई कैप माइनस 90 जे कैप। सो व्हाट विल बी बेटा V3 बार क्या हो जाएगा, देखो इट विल बी माइनस 90/4। क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस 90/4 आई कैप माइनस 90/4 क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे जे कैप। और इसको अपन पता है कैसे लिख सकते हैं, V3 बार को अपन लिख सकते हैं बेटा 90/4 क्या होता है 45 कुछ होता है क्या डिवाइड बाय 2 किया तो 45/2, 45/2 मतलब 22.5। तो जाने दो, लिख देते हैं यहाँ पे सीधा सीधा 45/2 आई कैप माइनस 45/2 जे कैप। ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वेलोसिटी अगर मुझे प्लॉट करना है तो मैं कैसे प्लॉट करूंगा, देखो हाउ विल आई प्लॉट दिस वेलोसिटी, हाउ विल आई प्लॉट दिस वेलोसिटी। कहा है वेलोसिटी, आई भी नेगेटिव और जी भी नेगेटिव, तो माइनस 45 आई कैप माइनस 45/2 आई कैप और माइनस 45/2 जे कैप, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब ये वाला, ये है V3 बार। और मोमेंटम अगर निकालना रहा P3 तो इसको मल्टीप्लाई कर दो मास से। सो ये है V3 हो गया। अब अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, तो आप क्या लिखोगे, P3 बार का मोमेंटम मतलब अंडर रूट ऑफ माइनस 90 का स्क्वायर मतलब 8100 प्लस 8100, तो P3 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8100 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 90√2 kg मीटर पर सेकेंड। अगर आपको वेलोसिटी किसी ने पूछा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड वेलोसिटी, है ना, V3 बार का मैग्नीट्यूड अगर आपको पूछा तो अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे माइनस 45/2 का स्क्वायर माइनस 45/2 का स्क्वायर, तो 45 का होता है बेटा 2025/4 प्लस 2025/4, तो क्या होगा V3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2025/4, 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 2 जार, तो लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2025/√2, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा बेटा V3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2025 45/√2 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल। बहुत ही खूबसूरत है ये न्यूमेरिकल। क्लियर है? बम्बार्डिंग ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल लिया, ऐसे अन्य न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं काफी। मैं एक टाइप समझा रहा हूं और इसका एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, मार्बल्स। चलो नेक्स्ट एक ले लेते बेटा वॉल एंड बॉल वाला। क्या ले लेते? वॉल एंड बॉल। तो लिख देता हूं यहाँ पे सी टाइप, वॉल, सी है बेटा यह सी, वॉल एंड बॉल, बढ़िया बढ़िया नाम है ना, ये अपनी दे रहे हैं, वॉल एंड बॉल, ठीक है। अब जैसे मान लो ये कोई एक वॉल है, ठीक है, जो स्टेशनरी नहीं है, मूवेबल है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। इसको अपन
वॉल टाइप बना देते, ठीक है, मूवेबल वॉल है ये, ऐसा मान लो। अब ये वॉल मूव हो रही है, ठीक है, ये वॉल मूव हो रही है विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, ले लेंगे हम जैसे इसका मास ले लेते अपन 10 kg का वॉल ले लेते, और ये चल रही है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड से, कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड से। एक बॉल को इस वॉल की तरफ फेंका गया जिसका मास है बेटा 1 kg, इसको फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से, कितने से फेंका गया, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछ रहा है कि फाइनली व्हाट विल बी द वेलोसिटी, ग्रेविटेशन को निगलेक्ट करते हैं अपन कि भाई बॉल ऐसा ऐसा नीचे जाएगा तो आड़ा लगेगा इसको, ये वगैरह निगलेक्ट करते हैं अपन। फाइनली पूछ रहा हूँ मैं कि जैसे मान लो वॉल नहीं, ऐसा कोई प्लेट है जो ऐसी मूव हो रही है ऐसी, और इसके ऊपर अपने से बॉल फेंका ज़मीन पे, ऐसा स्मूथ सरफेस है, ठीक है, बाकी चीज़ों को अपन मद्देनजर नहीं रखेंगे। पूछ रहा हूँ मैं कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो वापस वही बेटा, जब बॉल को हिट किया तो बॉल ने वॉल पे फोर्स एग्जर्ट किया, एक्शन, और बॉल ने वॉल पे एक्शन, और बॉल ने बॉल पे रिएक्शन, फोर्स एग्जर्ट किया। सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स वॉज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, क्या लिखेंगे, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स वॉज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो जीरो। सो लिखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे अपन बोल देंगे बॉल इज अवर 1, बॉल हमारा फर्स्ट है और बॉल हमारा 2 है, तो मैं लिखूंगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, बराबर है। अब चलो व्हाट इज द, अब यहाँ पे देखो वैल्यूज हमको लिखना है यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो जो वेलोसिटी राइट है वो पॉजिटिव लिखो, जो लेफ्ट रहेंगे वो नेगेटिव लिखो। व्हाट इज मास ऑफ फर्स्ट, बॉल का क्या है बेटा, बॉल का मास है 10, वेलोसिटी क्या है, सॉरी बॉल का मास है 1, वेलोसिटी क्या है 10, प्लस व्हाट इज मास ऑफ बॉल, इट इज 10, इंटू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल, इट इज 4, उसी दिशा में तो पॉजिटिव लिखा। मास ऑफ ये क्या है बेटा, मास ऑफ बॉल अगेन क्या है 1, और फाइनल वेलोसिटी हमको उसकी निकालनी है, प्लस व्हाट इज मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल क्या है बेटा अगेन 10, इंटू उसकी वेलोसिटी 4 ही रहेंगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेंगी, 4 ही रहेंगी, 4 ही है उसकी वेलोसिटी। समझ में आ रहा है। या फिर मान लेते कि वॉल जो है वो राइट साइड आ रही है, कहाँ है बेटा, वॉल कहाँ आ रही है, राइट साइड, इस तरह थोड़ा कुछ चेंज कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं अपन 2 ऑब्जेक्ट्स वाला, ठीक है, या फिर मार्बल, सी मार्बल, ठीक है। चलो बढ़िया से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये अपन ही नाम दे रहे हैं मार्बल कुछ भी, ठीक है। जैसे मान लो 2 मार्बल से कंचे जिसको अपन बोलते हैं, इसका मास अपन ले लेते हैं यहाँ पे 5 kg, बहुत ज़्यादा हो गया, और इसका भी मास ले लेते हैं अपन बेटा 3 kg ले लेते, कितना ले लेते, 3 kg। ये मार्बल आ रहा था बेटा इधर, ये मान लो आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये मार्बल आ रहा था 5 की तरफ, ये मान लो आ रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। अब जब ये दोनों भिड़े तो मान लो कि फाइनली ये दोनों क्या हो गए, कोलाइड हो गए, क्या हो गए, कोलाइड हो गए, और एक साथ जुड़ गए, कंबाइन हो गए, क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो पूछ रहे हैं कि जैसे मान लो उधर से 20 मीटर पर सेकंड से 3 kg वाला कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, और इधर से 5 kg वाला 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, दोनों भिड़ गए, और पूछा गया कि कंबाइन होने के बाद दोनों की फाइनल गति तो सेम ही रहेगी, क्योंकि कंबाइन हो गए तो फाइनल गति दोनों की क्या रहेगी, सेम, लेकिन क्या रहेंगी और कितने रहेंगी और किस दिशा में रहेंगी, ये पूछा है। तो वापस सर वही बात होगी कि दोनों आए, लड़े, भिड़े, ए ने बी पे फोर्स एग्जर्ट किया, बी ने ए पे फोर्स एग्जर्ट किया, बोलेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम क्या है सर, 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी 0 रहेगा सर, तो जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा सर सिस्टम का वही रहेगा सर फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब इसको बोल देते बेटा अपन 1 वाला ऑब्जेक्ट, और इसको बोल देते बेटा 2 वाला ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा मेरा हमारा u1, ये हो जाएगा बेटा हमारा u2, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे 5 kg, वेलोसिटी कितनी है 10, किधर है बेटा, राइट साइड में, इसलिए लिख रहा हूँ पॉजिटिव, प्लस व्हाट इज मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट 3, व्हाट इज वेलोसिटी लिखेंगे बेटा -20, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइड पे है,
नेगेटिव साइड में, इज इक्वल्स टू मास m1 कितना बेटा, अगेन 5। अब देखो दोनों कंबाइन हो गए, दोनों क्या हो गए, कंबाइन, तो लिखेंगे v1 इज इक्वल्स टू v2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिंस कि ये दोनों क्या हो गए बेटा, कंबाइन, सिंस दोनों क्या हो गए, कंबाइन, तो लिखूंगा मैं कि दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है उसको अपन मान लेते v। तो यहाँ पे लिखूंगा 5v प्लस दूसरे का मास कितना बेटा 3, उसको भी लिख देंगे v, खत्म। क्या आंसर बन रहा है, देखो ये हो जाएगा 50 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 8v। तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 8v। तो v हो जाएगा सर -10/8, मतलब v का वैल्यू हो जाएगा -5/4, मतलब 1.25 मीटर पर सेकेंड। इसी का अर्थ ये होता है कि जब ये दोनों मिलेंगे और एक दूसरे से जुड़ेंगे तो दोनों मिलकर 1.25 की गति से लेफ्ट साइड जाएंगे। और ये ऐसे भी आप समझ सकते हो, पता है कैसे, देखो ना यार, ये कितना मोमेंटम कैरी कर रहा है, मास इंटू वेलोसिटी 50। ये कितना मोमेंटम कैरी कर रहा है, मास इंटू वेलोसिटी 60 इधर, 50 इधर, 60 इधर। कौन हावी हो रहा है, 50 वाला या 60 वाला? ऑब्वियसली 60 वाला। तो वो इसको लेके नहीं डूबेगा, ये इसको लेके डूबेगा, 60 वाला बोलेगा चल उधर, इस तरह से, सिंपल। तो ये हो गए हमारे मार्बल प्रॉब्लम्स। ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स इसके ऊपर और भी होते हैं, लेकिन वही बात, टाइम कंस्ट्रेंट। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, जब हमारा पूरा थ्योरी हो जाएगा तब जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वीडियो हमारी तरफ से हो पाएंगे, अलग अलग बुक्स से, अलग अलग यहाँ से, अब देखना भी पड़ेगा कि मटेरियल मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, तो वो सब फैक्टर्स मद्देनजर रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपके लिए यहाँ पे ऐड करते चलेंगे एट द एंड ऑफ द प्लेलिस्ट। तब तक आपको एक ही करना है, पढ़ते रहना है, नोट्स निकालते रहना है और स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बाय।